सॉरी, अमनीता शर्मा फ्रॉम मेट्रो कंप्यूटर्स। आइए आज हम सीखते हैं जावा। जावा एक फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है और इन सब में क्या क्या खास बात होती है, ये सभी डिटेल्स अपन इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जावा वास्तव में कहाँ यूज़ आती है, क्या यूज़ आती है। जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ओपन डॉक्यूमेंट मॉडल बेस्ड है, यानी कि ये इसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है और उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होता है। इसके अलावा इसको किसी फिक्स जगह से अपन डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लिए किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी नहीं है कि ये किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से बंधा हुआ है। इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपन चला सकते हैं और इसीलिए इसकी खुद की लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर इसके सारे क्लासेस, पैकेजेस और फंक्शंस जो है बंधे हुए हैं, उनको बांध के एक जगह पे रखा हुआ है ताकि जब भी इसको रन किया जाता है तब किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ भी नहीं लेना होता है, ये स्वयं अपना काम करता है। तो जावा में हम एप्लीकेशंस जो है डेवलप करते हैं। एप्लीकेशंस में सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम, और इसमें दोनों तरह के सॉफ्टवेयर बनते हैं। हमारे सिंपल सॉफ्टवेयर भी हम इससे बना सकते हैं और वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर्स भी हम इसमें बना सकते हैं, और एप्लेट्स हम इसके द्वारा बनाते हैं जिन्हें जो है दोनों तरह से रन किया जा सकता है। एक तो हम इसको डोस प्रॉम्प्ट में जाके यानी कमांड लाइन पर रन कर सकते हैं, और दूसरा हम एप्लेट्स को भी ब्राउज़र्स पर रन करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों तरीके के प्रोग्राम हम इसमें बनाते हैं, दोनों तरीके के सॉफ्टवेयर हम इसमें बनाते हैं। तो अगर हम वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं तो उन्हें हम वेबसाइट पर जाकर ही चलाएंगे या हमारे जो ब्राउज़र्स हैं उन पर ही जाकर चलाएंगे। इसलिए हम जैसा हमारा एप्लेट होता है वैसा हमें काम करना होता है। तो ये तो हमने जाना जावा के बारे में। जावा की बहुत सारे गुण हैं और बहुत सारी ऐसी बातें जिनकी वजह से हम जावा को प्रयोग में ले रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को जानने के लिए जावा के एडवांटेज क्या क्या हैं और जावा में और क्या बातें हैं, कब रिलीज़ हुआ वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल तो हम एनसाइक्लोपीडिया से या जावा किसी भी थियोरेटिकल साइट से सर्च करके भी हम जान सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताने जाऊँगी जावा की इम्पॉर्टेंट बातें और जावा में हम प्रोग्राम किस प्रकार से बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए, जावा जैसा कि हमने कहा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में अभी आपको एक प्रोग्राम से यहाँ पे बताऊँगी, हम यहीं पे एक प्रोग्राम बनाते हुए चलेंगे और उसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस प्रकार से ये फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और वैसे भी ऑब्जेक्ट ओरिएंट को हम वीबी के अंदर बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि हम जावा में काम कर रहे हैं तो अभी हमें यहीं पे समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब होता क्या है। तो देखिए, अगर आपने कभी टेबल बनाई है और कंप्यूटर पे अगर आपने टेबल बनाई है तो आप एक्सेल के अंदर टेबल बनाते हैं, लेकिन अगर किसी प्रोग्रामिंग भाषा में आप टेबल बना रहे हैं तो आप कैसे बनाएंगे? क्या आपको प्रोग्रामिंग भाषा में तो आपको प्रोग्राम बनाना है, आप टेबल किस प्रकार से बनाएंगे, लाइन और कॉलम किस प्रकार से आप डालेंगे, और किसी भी सूचना को फील्ड्स में और रोज में हम किस प्रकार से लिखेंगे, यही चीज़ हमारी यहाँ पे कहलाती है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यानी किसी भी ऊप्स की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम उसमें किसी भी, जैसे डाटाबेस में जो हम रिकॉर्ड रखते हैं, उस रिकॉर्ड को यहाँ पर प्रोग्रामिंग भाषा में किस प्रकार से मेंटेन कर सकते हैं, हम फील्ड्स कैसे बना सकते हैं टेबल के, और उसमें हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे लिख सकते हैं, ये चीज़ हमारी जो होती है, इसी के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहलाती है लैंग्वेज। और ये फैसिलिटी हमारे पास होती है कि हम यहाँ पर टेबल
बना सकते हैं। हम कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ तरीके होते हैं, उनसे यहाँ पर लिखते हैं और इसकी मेमोरी में वो एक टेबल क्रिएट होती है जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट्स को रखता है। ये तो हमने समझा ऑब्जेक्ट ओरिएंट वाली बात को, और ऑब्जेक्ट ओरिएंट की ये बात तो हमें समझ में आ गई। दूसरी और ख़ास बात क्या होती है कि बॉटम अप अप्रोच होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट बेस है, जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उनको पहले जो है कंपाइलर जो है ऐसी चीज़ों को, क्लासेस को, ऑब्जेक्ट्स को पहले कंपाइल करता है और बाद में जो प्रोसीजर्स होते हैं सिंपल, उनको कंपाइल करता हुआ चलता है। यानी कि एक तरह से बॉटम अप अप्रोच होती है। किसी भी लैंग्वेज में कंपाइलर जो है दो तरीके से कंपाइलिंग का काम करता है। एक तो हमारी होती है टॉप डाउन अप्रोच और एक होती है हमारी बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है कि कंपाइलर बिल्कुल हमने जिस क्रम में प्रोग्राम को लिखा है, फर्स्ट लाइन, फिर सेकेंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, उसी क्रम में उसको कंपाइल करता चलेगा। कंपाइल का मतलब क्या होता है, उसको हमारी पहले खुद की भाषा में ट्रांसलेट करके, समझ के, और उसका परिणाम देता है, और फिर उसको हमारी भाषा में समझ के उस परिणाम को हमारी भाषा में कन्वर्ट करके हमारे सामने डिस्प्ले करता है। तो यही चीज़ कंपाइलिंग कहलाती है। तो हम अभी ऑब्जेक्ट को एक एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या खास बातें होती हैं। तो देखिए, एक तो पहली चीज़ तो ऑब्जेक्ट ओरिएंट का मतलब है कि उसमें क्लास होगी और ऑब्जेक्ट होगा। हम क्लास और ऑब्जेक्ट को अभी समझेंगे, इससे पहले केवल मैं नामों से आपको बता दूं, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये किसी भी ऊप्स की हम बात करें तो किसी भी ऊप का कंसेप्ट यही होता है, ये 5 चीज़ें हर ऊप्स में होती हैं, इसीलिए वो भाषा जो है ऊप्स कहलाती है। जैसे ही हम ऊप्स की बात करते हैं तो हर ऊप्स में क्लास होती है, ऑब्जेक्ट होते हैं, और इसके ये जो 3 पैराडिग्म, मतलब 3 इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण हैं इसके ऊप्स के, हर ऊप्स में ये होते हैं। और एक चीज़ और होती है, वो होती है हमारी एब्स्ट्रैक्शन। तो हम इन सबको डिटेल में समझते हुए चलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट की तरफ। हम सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जावा में जितनी भी लाइब्रेरी, जावा की जो लाइब्रेरी है, एक तरह से जिस प्रकार से हर लाइब्रेरी में किताबें रखी हुई होती है, ठीक उसी प्रकार से जावा की भी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी है, जिसके अंदर जो है बहुत सारी, लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी जो है फंक्शंस के लिए फिर बहुत सारे पैकेज बने हुए हैं, पैकेज के अंदर क्लासेस बनी हुई हैं, जिसको हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। देखिए, जैसे जावा लाइब्रेरी के अंदर पैकेज है, लैंग नाम से पैकेज है, लैंग मीन्स लैंग्वेज, यूटिल मीन्स यूटिलिटी, नेट, AWT, और इस तरीके से बहुत सारे पैकेजेस हैं जो जावा के अंदर रखे हुए हैं। और इन पैकेजेस के अंदर देखिए फिर क्लासेस हैं, और क्लासेस के अंदर भी फिर जाके फंक्शंस बने हुए हैं। तो पैकेज है कुछ भी नहीं, सब चीज़ें एक के ऊपर एक, जैसे कि आप एक लाइब्रेरी में या एक आप अलमारी देखते हैं, अलमारी के अंदर बहुत सारे पार्टीशन बने हुए होते हैं, तो उनको नाम देने के लिए हम कहते हैं कि अलमारी में जो फर्स्ट पार्ट है उसका, उसके अंदर वो है, सेकंड पार्ट में वो है, और पार्ट के अंदर भी कई बार हम देखते हैं कि खंड के अंदर भी खंड बने हुए होते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जावा की पूरी लाइब्रेरी है जिसके अंदर पैकेजेस रखे हुए हैं। उन पैकेजेस के अंदर, हर पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस रखी हुई हैं। क्लासेस मतलब किसी भी व्यक्ति के, मतलब किसी भी फंक्शंस का पूरा एक समूह जो है उसके अंदर रखा हुआ है। उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शंस के समूह को रखा हुआ है, और इन क्लासेस के अंदर वो जो मैं कह रही हूँ अलग अलग फंक्शंस बने हुए हैं, वो सब रखे हुए हैं, जिसको कि हम नेक्स्ट डायग्राम से देखते हैं।
कि देखिए ये देखिए आप, जैसे जावा एप्लेट है, जावा लैंग्वेज है, जावा यूटिल है, इनमें ये मैथ क्लास है। मैथ क्लास के अंदर ये देखिए आप देख सकते हैं SQRT फंक्शन रखा हुआ है, सिन रखा हुआ है, कोर्स रखा हुआ है। इसी तरीके से जावा IO है, मीन्स जावा का इनपुट आउटपुट क्लास है। इसके अंदर जो है जितने भी जिसकी वजह से हम प्रिंट करते हैं या जिसकी वजह से कंप्यूटर हमसे पूछता है वो सारी डिटेल जो है उससे संबंधित फंक्शंस जो हैं वो जावा इनपुट आउटपुट के अंदर रखे हुए हैं। इस तरीके से अलग अलग जो है क्लास में अलग अलग बहुत सारे फिर वापस बहुत सारे फंक्शंस जो है रखे हुए हैं। तो इससे हम जावा की क्लास लाइब्रेरी को समझ सकते हैं और इससे हमने समझा कि जावा में किस प्रकार से लाइब्रेरी के अंदर पैकेज, क्लास और फंक्शंस जो हैं होते हैं। अब आइए हम देखते हैं, अब हम समझते हैं जावा की, जो हमने कहा था कि क्लास और ऑब्जेक्ट को हम समझते हैं। तो बिल्कुल यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वास्तव में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि हम प्रोग्रामिंग भाषा में कोडिंग के माध्यम से एक टेबल बना रहे हैं, यानी डाटाबेस का रिकॉर्ड बना रहे हैं एक तरह से। उस रिकॉर्ड में हमें क्या क्या सूचनाएं रखनी होती है, जैसे आप वेबसाइट पे फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर जिस प्रकार से आप नाम, पते वगैरह डालते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप वो चीज़ लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स के नाम, पते। अब देखिए कि यहाँ से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैंने जैसा बताया कि हम टेबल बना रहे हैं, तो जब भी हम जावा में प्रोग्राम बनाते हैं, अभी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, उससे मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रोग्राम जब हम बनाते हैं उसको सेव करते हैं तो वो क्लास के नाम से ही सेव होता है। अभी मैं बाकायदा आपको इसको एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगी। तब तक अब हम इसे एग्जाम्पल से, इस डायग्राम से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना है, तो स्टूडेंट जो है हमारी क्लास हो गई है और क्लास के अंदर हमें जिन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड रखने हैं, जैसे मुझे स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है हरिणी, जॉन और मारिया, ये इस तरह से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके जो नाम और उनके रोल नंबर आ रहे हैं, ये सब इसका मतलब ऑब्जेक्ट है। यानी क्लास स्टूडेंट के यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, हरिणी रोल नंबर 1, जॉन और मारिया। और देखिए आप कि जब हम क्लास, इस चीज़ को जब हम प्रोग्रामिंग में जाके बनाएंगे तो फिर हम किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए मेमोरी में इस तरीके से टेबल बनेगी, जो बॉक्स, जैसे कि आप 2 बॉक्स देख रखे हैं, तो इसमें 2 तरीके के हम डिटेल डालेंगे। एक तो हम डालेंगे इसका नाम और रोल नंबर के लिए यहाँ पे डेटा टाइप बताएंगे हम, नेम्ड एंड रोल नंबर। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि स्टूडेंट 1 का नाम, स्टूडेंट 1 का रोल नंबर, स्टूडेंट 2 का नाम, स्टूडेंट 2 का रोल नंबर। तो स्टूडेंट 1 का नाम जैसे आप देख रहे हैं हरिणी और रोल नंबर है 1। इसी प्रकार से जितने भी स्टूडेंट, हमारे 3 स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पे 2 वेरिएबल लेंगे, नाम और रोल नंबर। उनके द्वारा हम पूरी इन सारे 3 या 3 से अधिक, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हो उन सब की डिटेल को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 सिंपल वेरिएबल बनाएंगे, यानी टेबल में 2 फील्ड बनाएंगे, नेम एंड रोल नंबर। और दूसरा जो टेबल आप देख रहे हैं, दूसरा बॉक्स जो देख रहे हैं, इसके अंदर हम स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर, वो जब कंप्यूटर हमसे पूछे तब हम उसमें डालें, या किसी तरीके से कंप्यूटर में वो चीज़ डाली जाए, रोल नंबर और नाम, और फिर उनको कहीं पे प्रिंट करना है, तो उनके लिए हम फंक्शन बनाते हैं हर क्लास में। यानी हर क्लास में ऑब्जेक्ट के लिए 2 फंक्शन तो लगभग बनते ही बनते हैं, एक तो डाटा डालने के लिए, इनपुट करने के लिए, और एक जो है डाटा प्रिंट करने के लिए। यानी एक तरह से एक इनपुट फंक्शन बनता है और एक आउटपुट फंक्शन बनता है, हम नाम उसको कुछ भी दे सकते हैं। और उन फंक्शंस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में, खासकर जावा के अंदर, मेथड कहा जाता है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये हमने क्लास और ऑब्जेक्ट्स भी देख लिए और ये चीज़ हमने देख ली है। और यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इसी के अंदर, जैसे मैंने कहा, क्लास स्टूडेंट के अंदर 2 बॉक्स बने हुए हैं। यहाँ पे हम उनके सादा वेरिएबल ले रहे हैं और दूसरे में हम उनके लिए फंक्शन बना रहे हैं।
तो ये चीज़ एक साथ रखी हुई है। और यहाँ पे जो फंक्शन हम बनाएंगे इसको किसी और क्लास में भी हमें, जैसे ये तो स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर है, मान लीजिए एक क्लास मैंने टीचर की बना रखी है, टीचर और टीचर्स में भी मैं नेम और रोल नंबर ही उनका मान लीजिए रख रही हूँ, तो ये सेम चीज़ है। अब मुझे वो क्लास टीचर्स के लिए भी पूछनी है, तो मैं यहाँ पे बनाए हुए फंक्शन को वहाँ पे भी यूज़ में ले सकती हूँ। तो यही जो प्रक्रिया है, ये एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ों को जो रखने की प्रक्रिया है, इसी को हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन, जो कि हमारी सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की खास बात होती है। आइए अब हम समझते हैं जावा का एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जावा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो चीज़ टिपिकल है, जो चीज़ टफ है, जो चीज़ यूज़र को समझ में नहीं आ रही है और यूज़र को उसको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, वो सूचनाएं यूज़र से बिल्कुल छुपा के रखी जाती है। उनको यूज़र को उन पर कोई काम नहीं करना पड़ता है। वो चीज़ बना के, जो ज़रूरी तो है, सिस्टम के लिए ज़रूरी है, लैंग्वेज के लिए ज़रूरी है, जैसे कि लाइब्रेरीज़ हैं, अब आपको यहाँ पे दिख नहीं रही हैं, सब छुपा के रखी हुई है, बस आपको तो सीधा कॉल करना है। तो ऐसी बहुत सारी सूचनाएं हैं जो बनी हुई हैं इसके अंदर, लेकिन वो सब छुपाई हुई हैं और यूज़र को उनको केवल यूज़ करना होता है। जैसे एक कार को, ड्राइवर को कार केवल चलानी होती है, उसको कार के सारे पार्ट्स खोल के नहीं देखने होते कि कहाँ पे क्या क्या है। उसको जो मूल पार्ट है, जो काम है कि भाई ये स्टीयरिंग है, ये हमारा ब्रेक है, तो उन्हीं चीज़ों को उसको यूज़ में लेना होता है। फालतू अंदर के पार्ट्स को उसको खोल के नहीं देखना होता, क्योंकि उसको उनकी ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड जितनी भी लैंग्वेज हैं, उनमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें जितनी भी हैं वो ज़रूरी तो है, लेकिन उनको छुपा दिया गया है। और जो यूज़र के लिए इम्पॉर्टेंट है, यूज़र को जिनको काम करने के लिए ज़रूरत होती है, उनको जो है दिखाया गया है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करने का जो प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। और एब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो डाटा का एब्स्ट्रैक्शन होता है और एक प्रोसेस एब्स्ट्रैक्शन होता है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन कुछ इस प्रकार से मान लीजिए कि जैसे एक क्लास हमने बनाई, क्लास में हमने स्टूडेंट नाम से क्लास बनाई थी, तो उसके अंदर हमने नेम और रोल नंबर लिया था। मान लीजिए अब ये हम आगे चल के हमें इसी क्लास में कुछ और इन्फॉर्मेशन यानी कोई और फील्ड ऐड करने, तो अब हमें इन पूरी क्लास को दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं होगी और हम इन नेम और रोल नंबर को एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे और नई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल देंगे। तो ये हो गई हमारी एक तरह से डाटा एब्स्ट्रैक्शन। इसी प्रकार से प्रोसेस एब्स्ट्रैक्शन होता है कि जब हम प्रक्रिया को भी, जो आवश्यक है उस प्रक्रिया को ही यूज़ में लेते हैं, और जो आवश्यक नहीं है, जो एक बार हो गई है, उसको हम हाइड कर देते हैं। तो ये हमने देखा एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हम समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए एब्स्ट्रैक्शन तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, लेकिन हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इसके जो तीन मूल पैराडिग्म हम कहते हैं, वो ये ही होते हैं हमारे एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। ये तीन हमारे इसके इम्पॉर्टेंट वो होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब, एक तरह से हम इसको एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। इसके अंदर खास बात क्या होती है कि जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, आपने स्टूडेंट क्लास बनाई थी, उसके अंदर दो फंक्शन मैंने कहा था, एक प्रिंट फंक्शन बनाना होता है और एक एक इनपुट फंक्शन और एक आउटपुट फंक्शन बनाना होता है। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखिए, मैं इस एग्जांपल में आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पे शेप और एरिया नाम से देखिए आप फंक्शन बने हुए हैं। देखिए आप, तो यहाँ पे आप देखना ये है कि एक ही फंक्शन है, लेकिन उससे तीन काम कराए जा सकते हैं। यानी कि हम एक फंक्शन बना सकते हैं, उसी से तीन काम करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा एरिया नाम से फंक्शन है। फंक्शन का पता आपको कैसे लगेगा? खाली ब्रैकेट जिसके आगे लगा हुआ होता है, ये फंक्शन होते हैं और ये इसमें जावा में मेथड कहलाते हैं। तो देखिए एरिया नाम से आपका एक मेथड यानी फंक्शन बनाया हुआ है, और जब हम चाहते हैं कि एरिया से सर्किल बनाया जाए, तब हम उसको लिखेंगे एरिया और ब्रैकेट में सर्किल,
तो यही एरिया सर्किल बनाकर हमें देगा, और इसी प्रकार से जब हम एरिया ट्राइंगल लिखेंगे ब्रैकेट में तो ये हमें ट्राइंगल बना के देगा, और यही एरिया जब हम रेक्टेंगल लिखेंगे तो रेक्टेंगल बना के देगा। इसी प्रकार से एक ही फंक्शन से, यानी उसका नाम एक है लेकिन उसके अंदर ब्रैकेट में उसके आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, डाटा टाइप्स उनके आर्ग्यूमेंट के अलग अलग हो सकते हैं, और उनसे हम एक ही काम करवा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, यानी ओवरलोडिंग। ये ओवरलोडिंग हमारी दो प्रकार की होती है। आइए हम इससे नेक्स्ट डायग्राम में हम इसको देखते हैं कि ओवरलोडिंग जो है हमारी दो प्रकार की होती है। हाँ भी, तो ये दो तरह की होती है, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है और एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है। यानी कंपाइल टाइम यानी जब ट्रांसलेटर कंपाइलेशन का प्रक्रिया करता है तब भी जो है किसी भी फंक्शन को या किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड किया जा सकता है। ओवरलोड का मतलब जैसा आप नाम से समझ रहे हैं कि उस पर ज़्यादा लोड डाला जा सकता है। और रन टाइम पर भी हम कुछ इस प्रकार से कोडिंग लिखते हैं कि रन टाइम पर भी ऑटोमेटिकली ओवरलोडिंग की जा सकती है। तो देखिए कंपाइल टाइम पे जो पॉलीमॉर्फिज्म होती है वो हमारी दो तरीके की होती है। एक तो हमारा मेथड ओवरलोड किया जा सकता है और एक हम ऑपरेटर ओवरलोड कर सकते हैं। जैसे मेथड मैंने अभी आपको बताया, हमने एरिया फंक्शन बनाया था, यानी एरिया मेथड बनाया था, उसको हमने ओवरलोड किया, उसके अंदर ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट चेंज कर दिए, एक में ट्राइंगल डाल दिया, एक में रेक्टेंगल डाल दिया। इसी प्रकार से ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी की जा सकती है। ऑपरेटर मीन्स आपको जानना चाहिए कि किसी भी लैंग्वेज में जितने भी चिन्ह, जितने भी साइन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब ऑपरेटर्स कहलाते हैं। प्लस, माइनस, इनटू, इक्वल टू, डिवाइड वगैरह एवरीथिंग, जितने भी चिन्ह आप यूज में ले रहे हैं ये सब ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो किसी भी ऊप्स लैंग्वेज में आप ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हैं, यानी एक माइनस ऑपरेटर से आप उसी के आर्ग्यूमेंट अलग अलग कर देंगे तो आप एक से अधिक काम उस एक ऑपरेटर से करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ आपने देखी पॉलीमॉर्फिज्म। और इसके बाद हमारी आती है तीसरी चीज़ होती है हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब पैतृकता होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जिस प्रकार से बच्चों में माँ बाप के गुण भी आते हैं और स्वयं के कुछ नए गुण होते हैं, ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम इसमें एक क्लास बनाते हैं और क्लास के अंदर देखिए इस डायग्राम में आप समझ जाएंगे कि हम डाटा मेंबर और फंक्शंस लिखते हैं। जैसा अभी हमने वो स्टूडेंट वाली क्लास में देखा था, तो स्टूडेंट का नेम और उसका रोल नंबर ये हमारे डेटा मेंबर्स हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए। और इन नेम और रोल नंबर को एक्सेस करने के लिए जो दो फंक्शन हम बनाते हैं वो ये मेथड है जो जहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये एक हमने क्लास बना ली है, ये एनकैप्सुलेट हो गए हैं एक ही क्लास के अंदर। तो ये जो मेन क्लास है ये हमारी बेस क्लास कहलाती है। अब मान लीजिए हमको बाद में ज़रूरत पड़ी कि हमें इस क्लास में हमें कुछ और डाटा मेंबर्स जोड़ने थे, यानी हमें नेम और रोल नंबर के अलावा हमें उनकी कोई और इन्फॉर्मेशन भी रखनी थी। तो हमने दोबारा पूरी क्लास बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसी से एक नई क्लास बनाएंगे और उसके अंदर हम नए डाटा मेंबर्स और उनके लिए जो है मेथड्स ऐड कर देंगे। हम क्योंकि हमारे डाटा मेंबर्स नए होंगे तो उनके डाटा मेंबर्स का टाइप भी अलग हो सकता है और इसलिए हम उसके अंदर मेथड भी हमें अलग बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं, एक फैकल्टी की क्लास है और दूसरा स्टूडेंट की क्लास है। तो फैकल्टी की क्लास से उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उसके अंदर हमने एक नई क्लास बना ली फैकल्टी की क्लास से, तो वो नई क्लास कहलाई। तो इसका मतलब उसके अंदर फैकल्टी की क्लास के गुण भी आ रहे हैं और स्टूडेंट के जो नए गुण थे वो भी इसके अंदर ऐड हुए हैं। तो ये नई क्लास बन गई। तो मूल क्लास को हम बोलेंगे बेस क्लास और इनसे निकली हुई जो क्लास है उसे हम बोलते हैं डिराइव्ड क्लास, यानी व्युत्पन्न, किसी से निकली हुई नई। तो ये चीज़, ये प्रक्रिया जो है इनहेरिटेंस कहलाती है। यहाँ फैकल्टी और स्टूडेंट का एग्जांपल है, आप इसको स्टूडेंट फर्स्ट और स्टूडेंट सेकंड का भी ले सकते हैं कि स्टूडेंट फर्स्ट की आधी डिटेल वहाँ पर थी, स्टूडेंट क्लास हमने दोबारा बनाई जिसमें आधी डिटेल हमें स्टूडेंट्स की और डालनी थी, तो हमने यहाँ पे दूसरा नाम दे दिया और उसके आधे मेंबर्स को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से एक क्लास से हम
एक और एक से अधिक बहुत सारी क्लासेस बना सकते हैं, इस फैसिलिटी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। और यदि एक क्लास से, एक बेस क्लास से केवल एक क्लास बनाई जाती है तो ये सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है, और यदि एक बेस क्लास से दो या दो से अधिक क्लासेस बनाई जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ये हमारा इनहेरिटेंस भी यहाँ पे हो गया है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट जो इसकी मुख्य विशेषता है सभी ऊप्स भाषाओं की, वो होती है एनकैप्सुलेशन। तो देखिए एनकैप्सुलेशन, जैसा मैं बार बार बता रही हूँ कि हम जब क्लास बना रहे हैं तो क्लास के लिए जो हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उनके लिए हम दो तरीके के मेंबर्स बना रहे हैं। एक सादा मेंबर्स जिसमें हम नेम और जो है रोल नंबर रख रहे हैं जैसे कि, और दूसरे हम फंक्शन मेंबर्स यानी मेथड्स बना रहे हैं जिससे कि हम नाम और रोल नंबर या जो भी वेरिएबल्स हम ले रहे हैं उनके अंदर वैल्यू डाल सकेंगे और उनको प्रिंट करा सकेंगे। तो ये चीज़ एक क्लास के अंदर दोनों चीज़ों को हमने जोड़ रखा है। एक तो सादा मेंबर्स, एक तरह से डाटा मेंबर्स जिन्हें हम कहें, और दूसरी चीज़ मेथड्स यानी मेंबर फंक्शंस, उन मेंबर के लिए फंक्शंस भी हम यहाँ पे बनाते हैं। तो देखिए एक कैप्सूल की तरह एक क्लास के अंदर दोनों चीज़ें रखी हुई हैं। इसी प्रक्रिया को किसी भी ऊप्स लैंग्वेज में एनकैप्सुलेशन नाम से जाना जाता है, और इसी प्रकार से जावा में भी इसको एनकैप्सुलेशन कहा जाता है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम जावा का एक प्रोग्राम बना के यहाँ पर देखेंगे कि क्लास किस प्रकार से यहाँ पे बनती है और ये फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे, उसको हम अभी एक प्रोग्राम के माध्यम से देखते हैं। तो आइए चलते हैं, हम बनाते हैं इसके लिए एक प्रोग्राम। रुकी हुई है।